HF, क्रॉस ब्रीड, संकर, देसी, किस पर काम शुरू करें? जिसको आप जर्सी हॉलिस्टीन संकर बोल रहे हैं वो गाय की नहीं, गाय की तरह से दिखने वाला पशु है। आज इस पूरे गणित को समझेंगे। 50 गाय, 100 गाय, स्टार्टिंग कैसे करें? 100 गाय लेके आवे तो उसमें से 60 गाय दूध देती हुई होनी चाहिए और 40 गाय अगले 2 महीने में जो बच्चा देगी वो होनी चाहिए। देसी गाय की पालन की बात करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति जब इसकी शुरुआत करता है तो आपको क्या लगता है एक बैकअप होना चाहिए? चलिए, इन्वेस्टमेंट तो मैं आज की तारीख में 15 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का कर दूंगा, पर मुझे उसका फिर रिटर्न कैसे मिलने वाला है? तो रिटर्न मिलेगा या तो कमाने के लिए बेचना जरूरी है। आज बेईमान को ईमान बेचना पड़ता है तब कमाता है, कलाकार को कला बेचनी पड़ती है तो कमाता है। आप देसी गाय का जो फार्म कर रहे हैं, आप कितना सफल मानते हैं इस प्रोजेक्ट? कि मुझे आर्थिक रूप से नुकसान भी नहीं होना चाहिए और मुझे आत्मिक संतुष्टि भी मिलनी चाहिए। मेरा तो नारा है कि गाय को सम्मान चाहिए, अनुदान नहीं। ये जो हम इसको बेचारी और भिखारी बनाते हैं ये गलत है। ये जो बोलते हैं ना, अरे यार बेचारी को 50 रुपया चारा डाल, नो, गलत है। YouTube में कोई गाय 15 लीटर से कम की तो है नहीं। अब वो कैलकुलेशन करता है कि एक दिन का 15 लीटर, 30 दिन का 15 या 45। सब झूठ बोलते हैं। मेरे 26 साल के अनुभव में कोई भी डेयरी फार्म अगर 7.5 लीटर से ऊपर एवरेज आ जाए तो मेरे को बता दीजिए आप। वो अगर वो 15 लीटर और 14 लीटर की कॉस्टिंग पे चलेगा तो नुकसान नहीं आएगा, उसके भाव बदल जाएंगे गाय के प्रति। गलती गाय की थोड़ी ना है, गलती उन यूट्यूबर्स की है जो ये बोल देते हैं कि गाय तो 15 लीटर दूध देती है और 18 लीटर देती है। गलत है। एक्सपायरी डेट की मैगी, हाँ, एक्सपायरी डेट का बिस्किट, बिल्कुल सही है। ये सब सही है क्या? बिल्कुल सही है। बहुत सारी कंपनियां यूरिया मिलाती है और गाय का प्रोडक्शन बढ़ता है और 6-7वें ब्यात के बाद गाय बिल्कुल खत्म है। तो ये काम तो वही करते हैं जो जानवर पालते। जो गाय रखेगा वो ये काम नहीं करेगा। साइलेज और हरा चारा तो कितना फर्क पड़ता है सर कॉस्टिंग में? हरा चारा उगाने की जो कॉस्टिंग आती है 2.5 रुपये किलो आती है और वो बाजार से लेने जाते हैं तो 5-6 रुपये किलो होती है, जस्ट डबल हो जाती है। मेरे दूध का रेट सही नहीं मिलता, ये एक साधारण सा प्रश्न सबके मन में है। जो भी गौ सेवा कर रहा है अगर वो 90 रुपये लीटर से नीचे दूध बेचेगा तो वो घाटे का सौदा है। पानी 20 रुपये लीटर है। राजस्थान के कुछ एरिया में आज भी 35 से 40 रुपये यही दूध का रेट जा रहा है। आज एक गाय 35 लीटर पानी पीती है। यदि आदमी के पीने का पानी 20 रुपये लीटर है तो गाय का 5 रुपये तो होगा, 150 रुपये तो जो है पानी की कॉस्ट है। और आज आपके यहाँ से मैं एक इतनी इम्पोर्टेंट बात बता के जा रहा हूँ, हर गौपालक को या हर गौ सेवक को इस चीज़ का ध्यान रखना है। Producing Surya Power Water Pumps, पानी का साथी, designed for best performance and durability for residential water needs. Highly efficient motor, Surya Pump is पानी का साथी। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका द किसान शो के इस एपिसोड में। डेयरी फार्म, गौशाला प्रबंधन, ये विषय बहुत लोगों के मन का विषय है और ख़ासकर से जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं, आर्थिक प्रबंधन की बात करते हैं तो बहुत सारी बारीकियों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। हमारे स्टूडियो के मेहमान हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने वर्षों तक इस विषय में बहुत गहन अध्ययन किया है, बहुत बारीकी से काम किया है। हमारे आज के मेहमान आदरणीय रवि अग्रवाल जी, जो भीलवाड़ा राजस्थान के हैं। पिछले 25 साल से ज़्यादा समय से आप गोपालन कर रहे हैं और गोपालन ही नहीं, वो गो सेवा कर रहे हैं, ऐसा वे स्वयं कहते हैं। आपके माध्यम से हम जानेंगे कि बड़े स्तर पर अगर हम गोपालन करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे घाटा कम हो, कॉस्ट कटिंग कैसे हो, ऐसे बहुत बारीकियों पर आज हम चर्चा करेंगे। और मुझे विश्वास है जो लोग बड़े स्तर पर इस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं, इस काम में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी बातें क्या क्या हो सकती है, हम एक बहुत अनुभवी वक्ता से आज समझेंगे। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है द किसान शो के इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिछले 25 साल से जी आप एक सफल, मैं कहूँ, गाय का फार्म, देसी गाय का फार्म का संचालन कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न जो एक युवा के मन में आता है, और बहुत वर्षों से मैं भी इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ जी सर, जब हम देसी गाय की पालन की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट मन में ये है कि आपके पास एक बैकअप होना चाहिए,
क्योंकि आपका भी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं बिजनेस का है। हाँ, हाँ, और अगर सामान्य साधारण सा अगर कोई किसान बोलता है कि रवि जी के पास अपना एक बिजनेस का है, उससे प्रॉफिट होता है तो वो गाय पे आराम से लगा सकते हैं, कर सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति जब इसकी शुरुआत करता है तो आपको क्या लगता है, एक बैकअप होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल होना चाहिए भाई साहब। इसमें क्या है कि देखिए, चूंकि उसके लिए भी ये विषय नया होगा, जो भी इसमें उतरेगा, बैकअप तो होना चाहिए, ऐसा मैं भी मानता हूँ। थोड़ा सबसे पहले उसको स्टडी करना चाहिए कि भाई मैं जिस काम में उतरने जा रहा हूँ, भाई मुझे गौपालन या गौसेवा इसलिए करनी है कि भाई मुझे ये मेरे जीवन यापन का एक सोर्स बन जाए, तो अब मैं इसको कैसे करने वाला हूँ, कैसे करना मतलब मुझे इसका रिटर्न कैसे मिलेगा। चलिए, इन्वेस्टमेंट तो मैं आज की तारीख में 15 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का कर दूंगा, पर मुझे उसका फिर रिटर्न कैसे मिलने वाला है। तो रिटर्न मिलेगा या तो दूध बेच के या दूध का वैल्यू एडिशन करके, ठीक है ना। तो उसको सबसे पहले ये कैलकुलेट करना चाहिए कि भाई मैं मेरे आसपास के एरिया में या जहाँ पर भी मैं मार्केट सोच रहा हूँ, देखिए कमाने के लिए आपके माध्यम मंच से मैं बताना चाहूँगा, कमाने के लिए बेचना जरूरी है, ठीक है, बेचना आना चाहिए, बेचना आना चाहिए, बिकना चाहिए। आज बेईमान को ईमान बेचना पड़ता है तब कमाता है, कलाकार को कला बेचनी पड़ती है तो कमाता है, क्या लेखक को अपनी कविताएं बेचनी पड़ती है तो कमाता है, ऐसे कोई नहीं कमाता, ठीक है ना। तो सबसे पहला है कि सेल जरूरी है, निकासी जरूरी है। तो वो पहले इस चीज़ को समझे कि भाई मैं जिस चीज़ में उतरने वाला हूँ, कि भाई मेरा जो है दूध आज की तारीख में एक्स रेट में बिकेगा क्या, फिर उसको उसका पड़ता देखना चाहिए, जबकि जो कि मैं पड़ता आपको बताने वाला हूँ कि भाई मेरा पड़ता तो पड़ रहा है आज 100 रुपये उदाहरण के तौर पे, और बिकेगा 90, तो उसको इस काम में नहीं उतरना चाहिए। अगर उसको ये विश्वास हो कि नहीं मेरा पड़ता 100 में आएगा पर मैं इसको 120 में बेच लूँगा, तो उसको ज़रूर उतरना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा काम है। आप सोसाइटी को शुद्ध खाने को दे रहे हैं, अच्छी चीज़ खाने को दे रहे हैं, ये मतलब इसमें कर्म और धर्म दोनों पूरे होते हैं। रवि जी, एक सामान्य सा प्रश्न है, हाँ, कई लोगों से मैं बातचीत करता हूँ जी, मैं एक सामान्य सा, आप देसी गाय का जो फार्म कर रहे हैं, आप कितना सफल मानते हैं इस प्रोजेक्ट को? देखिए, सफलता का मापदंड सबका अपना अपना होता है। मेरा सफलता का मापदंड ये है कि मुझे आर्थिक रूप से नुकसान भी नहीं होना चाहिए और मुझे आत्मिक संतुष्टि भी मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा, ठीक है ना। बिल्कुल। तो आर्थिक रूप से तो मुझे कोई नुकसान इसमें है ही नहीं, चाहे मेरा टेक्सटाइल का काम अलग से चल रहा है, वो एक अलग बात है, पर मेरे पूरे फार्म का खर्चा मेरी गाय निकालती है। 50 बीघे में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं और गौसेवा भी करते हैं, वो पूरा खर्चा गाय निकालती है। बहुत अच्छा, ठीक है ना जी। तो ये खर्चा वो निकाल रही है, तो इसलिए आर्थिक रूप मतलब से गाय आत्मनिर्भर हो गई है। बिल्कुल आत्मनिर्भर है। मेरा तो नारा है, आपके मन से बोल रहा हूँ, सभी को बोलता हूँ कि गाय को सम्मान चाहिए, अनुदान नहीं। बहुत अच्छा। ये जो हम इसको बेचारी और भिखारी बनाते हैं, ये गलत है, ये हमारा सोचना है। ये जो बोलते हैं ना, अरे यार बेचारी को 50 रुपया चारा डालते हैं, नो, गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ बोल नहीं सकती है, आपको उसका प्रतिनिधित्व करना है, वो जो उत्पाद दे रही है उसका सही उपयोग करना है, और उपयोग करते हुए सही मार्केटिंग कर लेंगे तो आप दोनों ही काम पूरा करेंगे, कर्म और धर्म। बहुत अच्छा। रवि अग्रवाल जी के जहन में गाय मतलब HF, क्रॉस ब्रीड, संकर, देसी, किस पर काम शुरू करें? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि गाय गाय होती है, देसी और विदेशी कुछ नहीं होती है। दूसरी, जिसको आप जर्सी, हॉलिस्टन, शंकर बोल रहे हैं, वो गाय की नहीं, गाय की तरह से दिखने वाला पशु है। मैं उसको गाय की श्रेणी में नहीं गिनता। गाय तो जो हमारे यहाँ प्राचीन काल से है, क्या जो समुद्र मंथन में ऊपर आई है वो ही है। अब आपको मैं आपके मंच से बताऊं कि गऊ और काऊ दोनों में फर्क है। आप गूगल पे जाके देख लीजिए, काऊ की जो डेफिनेशन है, काऊ का मतलब है लार्ज एनिमल कैप्ट ऑन द फार्म फॉर मिल्क। काऊ का मतलब? काऊ का मतलब
और आजकल के बच्चों को यही पढ़ा दिया जाता है, हमारी गौ माता जो दिखाते हैं उसको भी काऊ बोल देते हैं, काऊ मिल्क। काऊ मिल्क। तो इसलिए गाय तो हमारे यहाँ की जो इंडिजीनियस ब्रीड है, जिसको हम गिर बोलते हैं, थारपारकर बोलते हैं, साहिवाल बोलते हैं, करीब हर प्रांत में अलग अलग प्रकृति ने अवतरित की है। 53 हाँ। जो रजिस्टर्ड हुई है, तो वो ही है गाय। तो बाकी सबको आदमी ने जिसको अभी विज्ञान बोला है, मेरी भाषा में विज्ञान को अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो वो अभी का जो हम जिसको हम विज्ञान बोल रहे हैं वो विकृत ज्ञान है, बिल्कुल वो विस्तृत विशेष ज्ञान नहीं है। विशेष ज्ञान नहीं है। अब हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया और हम सोच रहे हैं हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। आप एक बात बताइए, मैं नहीं बोलता, ये तो साइंस बोलती है कि दूध को A1 और A2 में क्लासिफाई करो, है बिल्कुल है। और A2 मिल्क आपकी जो गौ माता है उसका होता है क्या, और A1 जो है गाय की तरह से दिखने वाले पशु का होता है। गाय के दूध का सेवन आदिकाल से कोई पेट भरने के लिए नहीं किया गया, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, आदमी को पोषित रखती है, इसलिए है। आज इस पूरे गणित को समझेंगे क्योंकि गाय का नाम लेते ही एक पौराणिक छवि दिखाई देती है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद से माध्यम से वो एक बार में स्वीकार तो कर लेता है कि मैं देसी गाय की तरफ बढ़ूंगा, हाँ। लेकिन उसको जब घाटा होता है, चाहे वो अपने प्रबंधन के कारण से हो या छोटी मोटी गलतियों के कारण से हो, तो एक बार वो गाय मतलब गो से फिर गो हो जाता है, वो फिर दोबारा देखता नहीं है। आज इन्हीं बातों को समझेंगे। बिल्कुल ठीक। कोई व्यक्ति, एक युवा है या कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि मैं वॉल्यूम में उत्पादन करूं तब मेरा अच्छा बिक्री हो पाएगा, 50 गाय 100 गाय, स्टार्टिंग कैसे करे? जब वो बड़ा कुछ सोचता है या एक बड़ी पूंजी लगाने का पहले मन बनाता है, तो स्टार्टिंग किससे कितने से करे? बड़े स्तर पर करीब बात कर रहे हैं हम, 10-5 के लिए हम बात नहीं करें, एक बड़ा वो सोचता है, तो आप कल्पना क्या है? देखिए, जब आदमी बड़ा सोच रहा है तो पहले उसको सबसे पहले ये तो देखना है जो मैंने शुरू में बोला कि क्या उसके पास उतने उत्पादन की निकासी है, मार्केट बेच पाएगा। अगर वो सिर्फ दूध पे निर्भर है तो दूध पेरिशेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन रख लेगा, 2 दिन रख लेगा, बीएमसी में रखेगा 3 दिन रख लेगा, क्या? पर प्रोडक्शन तो रोज है, 3 दिन रख के भी क्या करेगा? वैल्यू एडिशन करता है, घी में कन्वर्ट करता है, घी जितना पुराना उतना अच्छा, क्या? और फिर उसकी घी की निकासी हो सकती है, वो स्टॉक को होल्ड कर सकता है, क्या? तो वो जो है उस पर जा सकता है, बड़े उस पर। मतलब आदमी को ये सोचना है कि मैं बड़े स्तर पे जो जा रहा हूँ, बड़े स्तर पे जाने से पहले मेरा जो प्रोडक्ट है वो कब बिकने वाला और कितने में बिकने वाला है, ठीक है ना? हाँ, बड़े पे जा रहा है, और वैसे तो जो बड़े पे जा रहा है वो सोच के ही जा रहा होगा कि भाई मेरे पास इतनी तो सेल है मेरे पास, क्या? तो मेरे हिसाब से उसको अपना फाइनेंशियल पोजीशन देखते हुए और अपनी सेल देखते हुए 100 गाय पे भी अगर वो जाना चाहता है तो 100 गाय एक साथ तो नहीं आएगी। 100 गाय लाने के लिए उसको काफ़ी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि आप दुकान पे गए और आप जो है आपने ऑर्डर दे दिया कि 50 किलो चावल दे दो या ऐसी चीज़ दे दो। तो 100 गाय पे अगर जाना चाह रहा है तो उसको जो है पहले फार्म तैयार करना पड़ेगा, ताकि गाय आते ही जो है स्ट्रेस में नहीं आवे, स्ट्रेस में मिनिमम स्ट्रेस में आवे। गाय स्ट्रेस में तो आती है, खूंटा छोड़ती है तो स्ट्रेस में आएगी, ठीक है? फिर उसकी जो भी तैयारियां हैं वो करके रखें, और 100 गाय लेके आवे तो उसमें से 60 गाय दूध देती हुई होनी चाहिए और 40 गाय अगले 2 महीने में जो बच्चा देगी वो होनी चाहिए। अगले 2 महीने में बच्चा देने वाली, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो 60 गाय आपके यहाँ आने वाली है वो अगर किसान के या जहाँ से भी आप ला रहे हैं वहाँ अगर 10 लीटर दूध दे रही है तो आपके यहाँ आकर के आप ये मान के चलिए 6 और 6.5 लीटर ही देने वाली है। सर, इसी गणित को समझना है, क्योंकि वो कैलकुलेशन इस प्रकार से करता है कि मैं अगर 60 गाय ला रहा हूँ ऑन एन एवरेज, क्योंकि यूट्यूब में कोई गाय 15 लीटर से कम की तो है नहीं। जब गिर गाय की बात सुनता है वो तो तुलना करता है केवल ब्राजील से, 20 लीटर वाली की गिर गाय, 15 लीटर वाली साहिवाल,
18 लीटर वाली थार पार का ये कल्पना है। अब वो कैलकुलेशन करता है कि मिनिमम 15 लीटर भी दिया तो एक दिन का 15 लीटर, 30 दिन का 15 या 45, ये सारी कैलकुलेशन वो करता है और उस हिसाब से वो गणित लगाता है कि मेरे को ये प्रॉफिट होगा। यहाँ कहाँ वो चूकता है? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ब्राज़ील की जो गाय वो देखता है कि 30 लीटर की या 35 लीटर की या 20 लीटर की, ये सब मैन्युफैक्चर्ड है। अपने देश की भी यूट्यूब में तो 20 से कम तो है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ 20 से कम सब झूठ बोलते हैं। 100 में से अगर एक गाय हो गई, देखिए आज मेरे यहाँ पर भी 14 लीटर एक टाइम, मतलब 28 लीटर की भी गाय है। दुर्गा एक हुआ करती थी जिसने 32 लीटर दूध भी दिया है मेरे को, 16 लीटर एक समय में, 16 लीटर दूसरे समय में। पर वो एक पीक मिल्किंग पीरियड में देती है, मतलब आप ये मान के चलिए कि 35वें दिन से लेकर के और 60 दिन तक। इसको आप पूरा लैक्टेशन पीरियड में आप अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो जो भी शुरू करने वाला है, मेरी उससे गुजारिश है कि वो ऐसी कैलकुलेशन नहीं करे, इस साइंस को समझे। बिल्कुल। दूसरी बात, ऐसा आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि 500 गाय यदि आपके यहाँ पर दूध देने वाली है तो वो सबकी सब कोई 15 लीटर वाली होगी या 16 लीटर वाली होगी। नो, गलत सोच रहे हैं। ठीक है, एक हो गई तो उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। एवरेज ऑफ दी हर्ड मिल्किंग जो गाय हैं आपके पास, अगर आपके यहाँ 60 गाय मिल्किंग की हैं तो आप ये मान के चलिएगा, अगर आप गौ सेवा कर रहे हैं, गाय के दूध चाह रहे हैं बेचना, तो आपको 7.5 लीटर अगर आपको मिल जाता है पर डे बच्चे को पिलाने के बाद, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोनों टाइम मिला के 7.5, 7 से 7.5 एवरेज बोल रहा हूँ। और सर उसमें क्या होगा, एक गाय ऐसी भी होगी कि जिसने 8 दिन पहले ही बच्चा दिया है, 7 दिन तक तो वैसे ही दूध काम में नहीं लेते हैं। और कुछ गाय ऐसी भी होगी जो दूध देते हुए जिनको 7 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, जिनको अब ड्राई करना है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। मतलब मान के चले तो 10 लीटर, क्योंकि बच्चा भी लगभग 3 लीटर पिएगा वो। तो बच्चा जो पी रहा है उसको तो वो तो आपके हाथ में नहीं मिल रहा है ना, वो तो आपके हाथ में कब मिलेगा, जब वो बछड़ी हो जाएगी और तैयार हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए आप 7.5 लीटर हर व्यक्ति ये पकड़ के चले कि यदि गौ सेवा ही करनी है और गाय के दूध का ही उसको जो है अपना जीवन यापन का सोर्स बनाना है, तो उसको 7.5 लीटर पकड़ के चलना चाहिए। ठीक है। अगर ये पकड़ के चलेगा कभी भी नुकसान में नहीं आएगा, क्योंकि जब उसको पता चल गया कि मेरे को तो इतना मिलने वाला है, क्या अब मुझे जो है मेरी कॉस्टिंग ये आ गई, तो अब मेरे को जो है इतने में बेचना है। नहीं तो फिर क्या होगा, वो अगर वो 15 लीटर और 14 लीटर की कॉस्टिंग पे चलेगा तो नुकसान में आएगा। लोड करेगा गाय को, क्या उसके भाव बदल जाएंगे गाय के प्रति? बिल्कुल। तो गलती गाय की थोड़ी ना है, गलती उन यूट्यूबर्स की है जो ये बोल देते हैं कि गाय तो 15 लीटर दूध देती है और 18 लीटर देती है। गलत है। मैं इस चीज़ के, मेरे 26 साल के अनुभव में, या आप पूरे हिंदुस्तान में घूम जाइए, अगर कोई भी डेयरी फार्म जो भी इंडिजीनियस ब्रीड का कर रहा है और बच्चे को पर्याप्त दूध पिला करके, पर्याप्त मतलब कम से कम 1 थन, अगर 7.5 लीटर से ऊपर एवरेज आ जाए तो मेरे को बता दीजिए आप, नहीं आएगा। क्या बात है, ये आप अपने अनुभव से, अनुभव बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन है सब जगह। आप जितने भी गौपालक है उनके यहाँ फ़ोन करके पूछिए, उनके यहाँ नहीं आ रहा है। सर, ये पड़ता की जो बात आपने कही, लागत की बात कही, ये हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। और ये लागत के कारण ही सारा गणित बिल्कुल होता है। थोड़ा लागत को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लागत आती है प्रति लीटर अगर दूध उत्पादन, क्योंकि ये जितना कम हो जाएगा उसको उतना ज़्यादा मुनाफा है। तो अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन सब करते हैं पूरी तरह से, क्योंकि इस विषय में बहुत आपकी एक अध्ययन भी है, लोगों को आप ट्रेनिंग भी देते हैं। तो अगर हम बात करें अलग अलग सेगमेंट की डेयरी फार्म में, तो क्या कॉस्टिंग आती है, अगर शुरुआत से बात करें? देखिए, कॉस्टिंग जो मेरा अनुभव रहा है और मैंने इसको बहुत गहराई से जो स्टडी किया है, यदि आपकी खुद की ज़मीन है जिस पे आप हरा चारा उगाते हैं, तो आपकी पर लीटर की जो कॉस्ट आएगी, पर लीटर की कॉस्ट आपकी 40 रुपये से 42 रुपये के बीच में आएगी। ये फीडिंग कॉस्ट बोल, फीडिंग कॉस्ट, उसमें तूड़ा यानी उसमें सूखा घास आ गया, उसमें बाटा आ गया। बाटा आप खुद के यहाँ बनाएंगे, बाजार से नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बाजार में सब कमर्शियल बाटा जो आता है, फीड जो आता है, उसमें क्या है क्या नहीं है, और वो अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं। ठीक है। वो जो मेरा अनुभव ये बोलता है कि बार बार गाय का भोजन चेंज नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। तो इसमें सूखा आ गया, कॉन्सेंट्रेट फीड आ गया और उसमें हरा चारा आ गया। 3 आ गए। ये अगर खुद की ज़मीन है तो खुद की ज़मीन है और आपका हरा चारा आपका खुद का है तो ठीक हरा है। चारा। बाकी कंसंट्रेट भी आपको बाजार से सामान मंगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है। सूखा चारा पूरा आपके यहाँ नहीं होगा लेकिन कुछ होगा, तो इसलिए वो 40 रुपये से 42 रुपये। और यही अगर ज़मीन किराए पे अगर लेता है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। किराए की ज़मीन आज भी हिंदुस्तान में सस्ती मिलती है, ठीक है। फिर भी ऑन एन एवरेज 40,000 रुपये साल का, ये तो है ही है। हाँ, तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो है 42 की जगह 43 रुपये हो जाएगा। आज मैं मेरी कॉस्टिंग बता रहा हूँ कि हरा चारा उगाने की जो कॉस्टिंग आती है, हरा चारा उगाने की कॉस्टिंग 2 रुपये से, मतलब उगाना और काटना और गाय तक पहुँचाना 2.5 रुपये किलो आती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और वो बाजार से लेने जाते हैं तो 5-6 रुपये किलो होती है, जस्ट डबल हो जाती है। जस्ट हो जाती है। इसी में एक बात, अब कॉस्टिंग फीडिंग की बात करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा लगभग 60 से 70% खाने का ही खर्चा बिल्कुल है। बिल्कुल सही है। कोई अगर फीड अपने यहाँ तैयार करता है, सबसे अच्छा है। साइलेज और हरा चारा में डिफरेंस कितना आता है, उसका अगर इस्तेमाल अगर वो सही रूप से करता है तो कितना फ़र्क पड़ता है सर कॉस्टिंग में? देखिए अगेन बात यहाँ पर आती है कि साइलेज आपको क्यों खिलाना है। भाई साइलेज न्यूट्रिटिव हो सकता है उस केस में जब आपने प्रॉपर ये ध्यान रखा कि भाई मैंने इतने दिन की मक्की को काटा है, क्या मक्की में दूधिया मक्की आ गई थी। अगर आपने 40 दिन की मक्की को ही काट करके और उसको जो है साइलेज बना दिया क्या, तो वो आपके जो है कोई गुण नहीं करेगी। नहीं, अगर ज़मीन नहीं है, कोई सोच रहा है कि मेरे को हरा चारा तो कहीं मिल नहीं रहा है, हाँ। खेती भी नहीं है, खासकर से जो शहर के पास वाले रहते हैं उनके लिए हरे चारे का विकल्प एक साइलेज है। तो वो साइलेज खरीदता है, फीड भी अपना खरीद के अपना खुद बना लिया, तब कॉस्टिंग में क्या फ़र्क आता है सर? कॉस्टिंग में फिर कोई फर्क नहीं पड़े, मतलब कुछ न कुछ ज़्यादा ही पड़ेगी। ज़्यादा ही पड़ेगा। हाँ, कॉस्टिंग, क्योंकि साइलेज जो आएगी इसमें देखिए मेरे देश का किसान अभी तक इतना समझदार नहीं हुआ है, या चलिए जो डेयरी फार्म करने जा रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे जो भी करना चाह रहे हैं, साइलेज खुलने के बाद 4 घंटे के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाना चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो फंगस होगी, फंगस गाय के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करेगी। आप सोचेंगे कि जो मैं तो बहुत अच्छा खिला रहा हूँ, पर उसका नुकसान हो जाए। तो लगभग 45 रुपये 45-47 रुपये हम एवरेज मानते हैं। बिल्कुल, फीडिंग फीड कॉस्ट आएगी। फीड कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं सर जी। अगर आपके सहयोगी, जिसको आप लेबर बोलते हैं, मैं उनको सहयोगी बोलता हूँ। अच्छा, लेबर नहीं बोलते हैं। लेबर क्यों होनी चाहिए? हर आदमी लेबर, जो काम कर रहा है वो लेबर ही है, ठीक है ना। तो आपका सहयोगी अगर आपके साथ नहीं है, आप खुद काम कर रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट 9 से 10 रुपये पर लीटर आएगी, और सहयोगी साथ में रख दिया और आप दूसरा मार्केटिंग और दूसरी जगह तो 13 रुपये लीटर आएगी। 13 रुपये लीटर। ये हम 100 गाँव पे बात कर रहे हैं। 100 गाय पे 100 गाँव पे बिल्कुल। ये जितना कम होते जाएगा उतना बढ़ते जाएगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नहीं, उसका फर्क पड़ेगा चारा ठने का, ज़्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो 13 रुपये लगभग हम बिल्कुल, मान के चलते उसकी हैं। कॉस्ट आएगी। ये कॉस्ट हो गया सहयोगी, या जिसको हम लेबर कहते हैं, वो कॉस्ट है। आगे अब आपकी आएगी 6 रुपये मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस 6 रुपये लीटर की मेंटेनेंस कॉस्ट एवरेज में आती है, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, तो औसत में 6 रुपये लीटर आपकी ये कॉस्ट तो है। मेंटेनेंस में बिजली पानी, आपने जो शेड बनाया है उसकी रिपेयरिंग, आपने जो मेंजर बनाए हैं उसकी रिपेयरिंग, क्या कलर है आपका, जो मतलब और दूसरे छोटे छोटे ऐसे खर्चे होते हैं। आपने जैसे मशीन ही रख रखी है, कुट्टी मशीन, कुट्टी खराब करनी हो गई है कभी, तो उसकी ब्लेड चेंज करनी है, उसकी आपकी मोटर गड़बड़ हो गई, तो ये सब चीज़ों का 6 रुपये लीटर का खर्चा आता है प्रॉपर मैनेजमेंट में। मेंटेनेंस। हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट 3 रुपये लीटर मैं मान के चलता हूँ मेडिसिनल कॉस्ट। अब आपके पास 100 गाय हैं, 100 बच्चे हैं, क्या, तो जो गाय ब्याती है उसको सरप्लस आपको विटामिन और मिनरल्स देने भी हैं, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं खेत नहीं है, आपकी खुद की वो है, तो उसमें 3 रुपये मेडिसिनल कॉस्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप खाली दूध बेच रहे हैं तो दूध की कॉस्ट किसी भी शहर में 10 रुपये लीटर से नीचे नहीं आएगी। अच्छा, अगर डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं तो बिल्कुल 10 रुपये पर लीटर आएगी।
बांटने वाला आदमी, मोटरसाइकिल का खर्चा, आपकी जो है बॉटल है, बॉटल की पैकिंग है, वापस बॉटल की धुलाई है, रिवर्स लॉजिस्टिक लगती है। तो इसलिए 10 रुपये लीटर तो मान के चलिए इतनी आती है और इतनी आएगी। तो इसलिए क्या है, 10 रुपये लीटर वो आ गई। 5 रुपये लीटर आपको कंटीजेंट पकड़ के चलना पड़ेगा। ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता कॉन्टीजेंसी तो है ही ना, बिल्कुल है। भाई मशीन तो है ही नहीं कि चलो आज जो है कोई बात नहीं, आपने नहीं बिक रहा है या नहीं कुछ हो रहा है तो मशीन बंद कर दो। खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, गाय बीमार भी हो सकती है, 60 की जगह जो है 55 भी दूध दे सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्या अनफोर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए 5 रुपये लीटर वो मान लीजिए। ये सब जोड़ेंगे तो मोटा मोटी मेरे हिसाब से 80 रुपये के करीब आएगा। 75 से 80 रुपये का ये है। बिल्कुल। जो भी गौ सेवा कर रहा है, अगर वो 90 रुपये लीटर से नीचे दूध बेचेगा तो वो घाटे का सौदा है, उसको नहीं जाना चाहिए इसमें। अगर जाना उसको है, गाय के साथ प्रेम है, तो फिर उसको दूध पे नहीं जाना चाहिए, उसको वैल्यू एडिशन पे जाना चाहिए। उसको चाहे उसका श्रीखंड बनाए, चाहे उसकी कुल्फी बनाए, चाहे उसको घी में कन्वर्ट करे और छाछ बेचे, क्या तो जाना चाहिए। दूध की कॉस्ट तो यही पड़ने वाली है सर। लेकिन एक साधारण सा प्रश्न है, हाँ कस्बे में, मैं महानगर की बात छोड़ दो, दिल्ली बम्बई जहाँ हम वो भी यूट्यूब में देखते हैं कि दूध 200 रुपये लीटर, 150 रुपये लीटर, यहाँ छोड़ दें, सामान्य कस्बे पे जिला स्तर पर कोई अगर ये काम करता है, 90 रुपये लीटर कोई दूध लेगा उसका? ले रहे हैं ना, जिसको वास्तव में अच्छा खाना है वो तो देगा, बाकी नहीं तो अडल्ट्रेटेड। आप मेरे को ये बताइए, आपके देश में जितना दूध का कंजम्पशन है, क्या उतना प्रोडक्शन है? नहीं। तो कहाँ से आ रहा है? फिर भी हम देखते हैं देसी घी की जलेबियाँ, देसी घी के भंडारे। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि बेईमानी करके तो आप जो है कुछ भी करिए, उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो बेचना आना चाहिए, बेचना आना चाहिए। आज मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मैं कभी बेचने नहीं जाता। अब आपकी साख आपके हाथ में है, आप ईमानदारी से करिए, प्रकृति आपका साथ देगी, आपका ग्राहक आपका साथ देगा। पर आपको साबित करना पड़ेगा कि नहीं, आप ईमानदारी से कर रहे हैं। मेरे दूध का रेट सही नहीं मिलता, ये एक साधारण सा प्रश्न सबके मन में है। बेचना नहीं आता, रेट सही नहीं मिलता। इवन हम देखें तो पानी 20 रुपये लीटर है, आज हम नॉर्मल स्टेशनों पे देखते हैं, लेकिन गंगानगर, राजस्थान के कुछ एरिया में आज भी सर 35 से 40 रुपये यही दूध का रेट जा रहा है। तो एक सामान्य सा प्रश्न है, इसका समाधान रवि जी क्या देखते हैं सर? इसका समाधान तो देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि किसान को ये साबित करना पड़ेगा, मैं जो दूध दे रहा हूँ वो आपको प्योर दे रहा हूँ, और आम आदमी को भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या 35 रुपये, आज एक गाय 35 लीटर पानी पीती है, एक गाय दिन में 35 लीटर पानी पीती है। यदि आदमी का पीने का पानी 20 रुपये लीटर है तो गाय का 5 रुपये तो होगा। बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो 5 रुपये लीटर जब जो है पीने का पानी है, तो उसके बेचारे की कॉस्टिंग जो है 150 रुपये तो जो है पानी की कॉस्ट है। तो गलती ग्राहक की है क्या? कोई माँ के पेट से चोर पैदा नहीं होता, परिस्थितियाँ उसको जो है गलत काम करने के लिए मजबूर करती है। इसीलिए ये अडल्ट्रेशन और ये मिक्सिंग और ये सब आ रही है। सर कौन कौन से टिप्स, जैसे आपने अब इतने वर्षों से कर रहे हैं, कुछ टिप्स के रूप में अगर बात करें तो एक सफल डेयरी संचालन या कहूँ गो पालन के या गो सेवा के कुछ टिप्स आप हमें, हमारे सभी दर्शकों को दीजिए कि ये मोटा मोटा आपके जीवन का एक सार रूप जो आपने या कि ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल सूत्र रूप में आप क्या दे सकते हैं सर? देखिए, जो भी गौ सेवा करना चाहता है, सबसे पहले तो मैं उसको ये बता दूं कि पहली चीज़, गाय स्ट्रेस फ्री रहनी चाहिए। गाय को आप सांकल से नहीं बांधेंगे, या रस्सी से भी नहीं? रस्सी से बांध ले। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ। एस्ट्रोजन जो रिलीज होता है वो यहाँ से जब मगज से रिलीज होता है, और जब सांकल का वजन इस पे पड़ता है, इस नस पे, तो वो एस्ट्रोजन आपके दूध में नहीं पहुँचता है या कम पहुँचता है।
ठीक है, गाय भी परेशान रहती है, स्ट्रेस में रहती है, तो गाय स्ट्रेस फ्री रहनी चाहिए। अव्वल तो बांधने की जरूरत ही नहीं पड़े, खुला एरिया कम से हाँ, कम रखें ज़रूर हो। पर उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। नंबर 2, गाय को जो आप खिलाएं वो स्वच्छ खिलाएं। क्वांटिटी ज़्यादा इतना मैटर नहीं करती है, पर्याप्त क्वांटिटी है तो ठीक है, पर स्वच्छ होना जरूरी है। अभी मैं आपको बताऊं कि सूखे चारे में ज़्यादातर मिक्सिंग आने लग गई है। सूखे चारे में, जब गेहूं के तूड़े की बात करते गेहूं के तूड़े में भी रेत आने लग गई है। साहब मैंने तो खेत से भरा था, अभी थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है। क्या आप क्या करेंगे जी, क्या बोल लेंगे उसको भर के लाने वाले को? तो उसका साधन एक ही है, आप अपने यहाँ चलना लगाइए, छान करके खिलाइए। अच्छा, उससे गाय के लीवर पे इफेक्ट नहीं आएगा। गाय के लीवर पे इफेक्ट नहीं आएगा तो वो जो है स्वस्थ रहेगी, आपके यहाँ प्रोडक्शन ठीक आएगा। ठीक है, बिल्कुल। पानी स्वच्छ पिलाइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पानी स्वच्छ पिलाइए। और आज आपके यहाँ से मैं एक इतनी इम्पोर्टेंट बात बता के जा रहा हूँ, हर गौपालक को या हर गौसेवक को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा गाय के लिए पानी पीने के बाउल या साधन करेगा उतना बढ़िया रहेगा। अच्छा, मैंने ये 25 साल में अभी पिछले 3 महीने पहले इस चीज़ का अनुभव किया है। मैंने एक लंबी खेल बना रखी थी जिसमें मैं सोचता था कि सब आएंगी और अपना अपना पानी पी के चली जाएंगी, पर गाय इतनी सेंसिटिव है, एक गाय ने वहाँ पिया तो दूसरी गाय ने आके थोड़ा सा हटाया, प्यास ज़्यादा लगी, थोड़ा सा पी के चली गई। अच्छा, और जब उसके सलाइवा की, उसकी लार की जब स्मेल उड़ गई, तो जब उसके अलावा दूसरी गाय आई तो उसने उस पानी को पर्याप्त पिया। अच्छा, तो वो जो है अगर बाउल में लगातार भरता रहे और गाय ने पिया, दूसरी गाय पिएगी, अच्छा। तो गाय पर्याप्त पानी पिएगी, और पानी पर्याप्त पिएगी तो दूध भी पर्याप्त करेगी। लगभग अगर 50 गाय आपके पास है तो 20 एक छोटे छोटे बाउल या 10 लगा दीजिए। 10 लगा दीजिए। बहुत अच्छा, पानी का एक बहुत बड़ा टिप्स। बहुत बड़ा। देखिए, पानी अगर स्वच्छ नहीं हुआ तो मैस्टाइटिस कर देगा, थनेला कर देगा। इसमें जो चूना डालने की बात करते हैं, देखिए, चूना डालने की जो बात करते हैं, जिसने ये बात करी, मैं उससे आपके मन से पूछना चाहूँगा कि भाई चूना डालने के बाद क्या वो चूना गाय के पेट में जाता है? नहीं जाता। नहीं जाता, वो नीचे सेटल हो जाता है। गाय तो ऊपर से पानी पी रही है। या तो जब वो पानी पिए तब हिलना चाहिए। सबसे बढ़िया तो साधन है मोरिंगा, पानी को भी साफ करेगा और जो है गाय को कैल्शियम भी देगा। मोरिंगा के बीज डालिए, जिसको आप ड्रम स्टिक बोलते हैं, क्या सहजन। सहजन, उसके बीच पानी में। हाँ, अच्छा, वाह, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। चूना गाय को पथरी कर सकता है अगर ज़्यादा चला जाए तो। बहुत अच्छा, स्वच्छ पानी हो गया। स्वच्छ पानी हो गया, ठीक है, स्ट्रेस फ्री हो गई। आप जो भोजन ले रहे हैं, भोजन बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या, गाय का जो पाचन का तंत्र है वो अलग है, इंसान का अलग है। आपको अगर भोजन चेंज करनी, जैसे अभी तक मैं उदाहरण के तौर पे ज्वार की कुट्टी खिला रहा था, अब मेरे पास आगे ज्वार की कुट्टी उपलब्ध नहीं है, मुझे पता है कि 10 दिन बाद मेरे को ये चेंज करना है, तो आज से थोड़ी थोड़ी मिक्सिंग करते हुए जो 10 दिन बाद खिलाने वाले हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएं और जो बंद करने वाले हैं उसकी क्वांटिटी घटाते जाएं, तो गाय का र्यूमन एडजस्ट हो जाएगा और गाय जो है एसिडोसिस की तरफ नहीं जाएगी। जब बार बार हम चेंज करते हैं तो गाय एसिडोसिस की तरफ जाती है, और एसिडोसिस मैस्टाइटिस की फर्स्ट स्टेज है। अच्छा, ये मैस्टाइटिस का बड़ा कारण है इसका? बड़ा कारण। अच्छा, तो मैस्टाइटिस ऐसा नहीं है कि कोई जो है बस खाली हाइजीन आप मेंटेन कर रहे हैं और ये कुछ चीज़ों का वो करते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ आप दूध, गाय खड़ी होती है वहाँ आप दूध नहीं निकालें, एक छोटी सी जगह अलग बनाएं। अच्छा, ताकि क्या है कि क्योंकि जब हाथ से निकालते हैं 1-2 बूंद नीचे गिरे बिना नहीं रहती है, बैक्टीरिया डेवलप होता है, गाय वहीं बैठती है। अगर थन का मुंह खुला है तो जो है बैक्टीरिया अंदर जाएगा, थनेला हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है गाय। अच्छा, यानी दूध का मतलब अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तो मैस्टाइटिस की तकलीफ 50% तो वैसे ही दूर हो जाएगी।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यदि आपको अपने सहयोगियों को आराम भी देना और उनसे पूरी एफिशिएंसी से काम लेना है तो आप ऑटोमाइजेशन जरूर करें आज के युग के हिसाब से। सर कितने पे आप मानते हैं, मतलब हम अगर 10 कोई गाय रखता है तो 10 से शुरुआत करें हम, जब ये सब मशीनों की बात करते हैं तो कितने गाय रखने से मशीन की शुरुआत करें? इवन अब 2-3 गाय में भी अब वो मशीन आने लगी है, जो मिल्किंग मशीन है वो 50 से ऊपर जाए तो वाइबल होता है, 100 पर करे। तो मशीनरी में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें वो ले जिससे उसका लेबर कॉस्ट कम लगे? देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं कि जब आदमी 4-5 गाय तक रखता है तो उसको जो है लेबर की तो सोचनी नहीं चाहिए, सहयोगी की सोचनी नहीं चाहिए। उसको वो खुद कर सकता है तो ही करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी सहयोगी को रखेगा तो उसको 15-16 हज़ार रुपये तो देने पड़ेंगे। बिल्कुल है। क्या तो पर लीटर कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। 5-6 गाय तक तो उसको जो है खुद को ही करना चाहिए तो करे। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है जो कुट्टी मशीन है, चाफ कटर मशीन। चाफ कटर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपने ऐसे ही डाल दिया हरा चारा तो वेस्टेज होगी आपकी, बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगी तो फिर आपकी फीड कॉस्ट बढ़ेगी। फीड कॉस्ट बढ़ेगी तो मतलब 6 महीने में तो चाफ कटर की जो है कॉस्ट निकल जाती है। अच्छा चाफ कटर रखते हैं तो इसलिए वो ज़रूरी है। गोबर अगर ज़्यादा दूर नहीं ले जाना है तो भले वो छोटे हाथ वाली ट्रॉली ले ले, वरना जो है ज़्यादा दूर ले जाना है तो, और गाय ज़्यादा है तो छोटी ट्रैक्टर आजकल बहुत आ रहे हैं वो रखें, तो उससे क्या है कि वो हो जाए। और गौ सेवा में सबसे इम्पोर्टेंट है ये गोबर बहुत महत्वपूर्ण है। इसको प्रोसेस करके और इसको बेचना आजकल एक बड़ा जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसको लेकर के काफ़ी ये चल रहा है। नहीं, ये अभी आपको मैं बताऊं, मेरे खेत का जैविक कार्बन 1% हो गया है। 1%। अरे वाह, भारत की बहुत कम जमीन कम लोगों में। उसका कारण ये है कि हम उस गोबर की खाद को अच्छे ढंग से प्रोसेस करके और उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है टोटल, और उसको उपयोग करते हैं। तो वो व्यक्ति जो भी कर रहा है, अगर उसके पास खेत नहीं है तो उसको प्रोसेस करके और बेचने की उसकी भी व्यवस्था रखे। बहुत बढ़िया। ये कुछ अच्छे आपने सूत्र बताए हैं। कॉस्ट कटिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कि कैसे कॉस्ट कटिंग हम करें अपने गौशालाओं में, डेयरी प्रबंधन। देखिए, कॉस्ट कटिंग का जहाँ तक सवाल है, जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट की बात करता हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट मैंने जितनी बताई है वो मिनिमम है। 10 रुपये जो बताइए। 10 रुपये, मतलब इलेक्ट्रिक टेम्पो से ही बांटना है उसको। अच्छा, क्या मैं जितनी बात कर रहा हूँ वो सब मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो हर एक सेगमेंट पे हम थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग की बात करेंगे सर। तो सबसे पहले आपने डिस्ट्रीब्यूशन जो लास्ट था, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अगर पेट्रोल और डीजल और उस पर जाएंगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अच्छा, ईवी पे ही करना पड़ेगा। दोनों का एक तो कॉस्ट कम और दूसरा जो है प्रकृति के साथ भी आप जो है पॉल्यूशन नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है। अब इसके बाद हम फीड की बात करते हैं। फीड अगर आप आपके यहाँ पर बना रहे हैं तो कैलकुलेट करके जब बनाएंगे कि भाई मुझे फाइबर इतना देना है, मुझे प्रोटीन इतना देना है, मुझे जो है मिनरल मिक्सचर इतना देना है, तो वो फीड कंटिन्यूस एक जैसा जाएगा तो प्रोडक्शन मेंटेन होएगा। और आज तो आपने एक्स का ले लिया फीड, कल वाई का ले लिया, परसों जेड का ले लिया, वो गाय को डिस्टर्ब करेगा, उधर आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो आपकी कॉस्टिंग जो है, आप जिसको कॉस्ट कम करने की सोच रहे हैं, इनडायरेक्टली आपकी उधर कॉस्टिंग बढ़ गई। इसमें 2 बातें हैं सर। हाँ, मैं कहीं से दाल की चूरी लेता हूँ, ठीक है, कहीं से चोकर लेता हूँ, हाँ, चने की चूरी लेता हूँ, मिलाता हूँ, खल बिनोला थोड़ा मिलाता हूँ, हाँ, नमक मिलाता हूँ, सोडा मिलाता हूँ और एक फॉर्मुलेशन तैयार करता हूँ, जैसा भी देख के स्टैंडर्ड का। मेरे पास एक फीड कंपनी आती है, बोले जी देखिए 35 रुपये आप जो बनाते हो पड़ रही है, मेरी है 30 रुपये, और ये हाफ कुक्ड है, बॉइल्ड है, जो भी वो बोलता है, ये पचने में लाभदायक है, दूध आपका बढ़ाएगा, एक जैसा रहेगा,
स्टैंडर्ड फार्मूला है, इंटरनेशनल फार्मूलाज हैं, ये आप साल भर करके देखो, अपना करके देखो, तो कॉस्टिंग तो वहाँ कम हो रही है सर। वो अगर 30 रुपये दे रहा है, हमारी तो 35 रुपये आ रही है। पर वो आप करके देखेंगे जब आपको पता चलेगा। वो तो बेचने आया है, मुझे पता है ना, मैंने तो अनुभव किया ना इस बात को। श्रीमान जी, आप एक बात देखिए कि जो भी ये बोलते हैं कि हमने ये डाला है वो डाला है, वो अपना 30 रुपए की कॉस्टिंग बैठाने के लिए कर रहा है। एक तो लॉट में खरीदेगा, खूब सारा खरीदेगा, और वो 30 रुपए ट्रांसपोर्ट मिला के दे रहा है। बिल्कुल क्या तो परसेंटेज में अगर आप जाते हैं तो 20% का फर्क, मतलब वो 30 में कमा भी रहा है। हाँ, उसकी भी सैलरी जुड़ रही है, उसकी सैलरी भी जुड़ रही है, और वो जो कंपनी है उसका मार्जिन भी जुड़ रहा है। क्या मैंने तो पैलेट बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के पानी में भिगोए, तो अंदर जो है भाई साहब जो कचरा दिखा, वो देख करके तो ऐसा लगता है कि जो है कंसंट्रेट खिलाना ही नहीं चाहिए, सूखे चारे और हरे चारे पे ही जो है आप जो है दूध ले लीजिए। रवि जी, मैंने एक वीडियो देखा, एक बहुत अच्छे बड़े गौशाला प्रबंधक है, उन्होंने बताया ये जो एक्सपायरी डेट की मैगी, एक्सपायरी डेट का बिस्किट, बिल्कुल सही है, ये सब सही है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कॉस्ट कम करने के इसके अलावा और कोई तरीके नहीं है, पर उस कॉस्ट का इफेक्ट क्या है? अच्छा, अभी आप एक बात और देखिए कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी यूरिया मिलाती हैं, यूरिया परमिटेड है, यूरिया है, हाँ? यूरिया मिलाती है, यूरिया जाते ही वो प्रोटीन को वो तोड़ता है और गाय का प्रोडक्शन बढ़ता है। उसी प्रकार से जैसा आदमी अफीम खा के और 10 किलोमीटर दौड़ जाएगा, उसी प्रकार होता है। और छठे सातवें ब्यात के बाद गाय बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल। तो ये काम तो वही करते हैं जो जानवर पालते हैं। जो गाय रखेगा और जो सोसाइटी को अच्छा खाना देना चाहता है, क्या वो ये काम नहीं करेगा? भाई ठीक है ना, बिल्कुल। आपकी 35 कॉस्टिंग आ रही है, तो आप 35 की 34 आप थोड़ा बल्क में खरीद लीजिए, हो जाएगी। कुछ जगह और देखिए कि कहाँ सस्ता मिल सकता है। मिनरल मिक्सचर, अब मैं आपको बताऊं, जो 30 में देता है, आज आपके मन से गारंटी के साथ बोलता हूं, जो 30 में दे रहा है और बिना यूरिया के दे रहा है, उसका किसान को 3 किलो खिलाना पड़ेगा, और जो खुद के घर में बनाएगा वो 2.5 किलो खिलाना पड़ेगा। इतना फर्क मिलेगा। अब आप कॉस्टिंग देख लीजिए, 35 को 2.5 से गुणा कर दीजिए और 30 को जो है 3 से गुणा कर दीजिए। 30 या 90 रुपये हो गया, और 35 इंटू 2.5, 35 2 70 और 17.5, 87.5, 2.5 रुपये फिर भी कम है। बहुत सही। फीडिंग कॉस्ट, फीडिंग कॉस्ट। अब वो बनाते हैं पैलेट, न्यूट्रिशनल वैल्यू जैसे ही वहाँ पर वो मिलती है, उसके बाद जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी जो है 40% ख़त्म हो जाती है, 60% ही रहती है ग्रेन की। ठीक है, वो जो 2.5 किलो खिला रहा है उसमें उसको जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी मिलेगी। तो फीड को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से देखना पड़ेगा कॉस्ट को। आप सिर्फ पैसे से नहीं तोल सकते कि भाई इतना पैसा कम हो गया। बिल्कुल। इसी में एक प्रश्न, पका कर दें, भिगो कर दें, ये बड़ा प्रश्न है। न पका के दें न भिगो के दें, फिर कैसे दें? इधर भी कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी। जैसे ही आप पकाते हैं, आप जो है लकड़ी जलाते हैं, ईंधन लगेगा, ठीक है, और जैसे ही आप भिगोते हैं वो गलाएंगे और वो गाय गड़प गड़प खाएगी और ह्यूमन में जाके सेटल होएगा, फिर वापस उसको जो है जुगाली करने के लिए बाहर निकालेगी, एनर्जी करेगी, एनर्जी लॉस करेगी, तो थोड़ा प्रोडक्शन लॉस होएगा। गाय के दूध का टेस्ट अगर लेना है तो उसको आपको बाटा सूखा खिलाना है, कंसंट्रेट। अच्छा, क्यों? क्योंकि जब वो खाएगी तो सूखा जाएगा, तो वो सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। जितना सलाइवा प्रोड्यूस करेगी और जितना रूमिनेट, जिसको जुगाली बोलते हैं या बागोलना बोलते हैं, ज़्यादा करेगी, दूध का एसएनएफ बढ़ेगा। पर ये दलिया जो है, मक्के का दलिया, गेहूं का दलिया, वो पचना इतना ज़्यादा आसान होगा? बिल्कुल पचता है। उसके ह्यूमन का माइक्रोफ्लोरा जो है, सूक्ष्म जीवाणु जो उसके ह्यूमन में पचाते हैं। ठीक है। कॉस्टिंग में आपने ये बात कही कि खुद की तैयार करें तो कॉस्टिंग बिल्कुल। हरा चारा खुद उगाइए, ठीक है। जो आप सूखा चारा दे रहे हैं, आप छान करके दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो उसमें थोड़ा कम भी जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं है, पर उसमें से मिट्टी खत्म हो जाएगी तो लीवर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, गाय स्वस्थ रहेगी। उसको आपको रोज की रोज डीवर्मिंग नहीं करनी पड़ेगी। इतनी सारी चीज़ें आपको फ़ायदा मिलेगा।
लेबर मैनेजमेंट सब कुछ हाँ। कर लूंगा, लेकिन सर लेबर नहीं मिलते, बड़ी समस्या है डेयरी सेक्टर में, लेबर नहीं मिलते, लेबर नहीं मिलते। ये भी देखिए, एक कॉमन प्रश्न है, तो कैसे करें? इधर मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तेरे दरवाजे पे आके पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। उसके लिए खुदा वही हो जाता है जब कोई लेबर नहीं, मिलता ऐसा है। नहीं है। मैं आपको बताऊं, हर आदमी बदमाश नहीं है या हरामखोर नहीं है। उसकी ज़रूरत को भी आपको समझना पड़ेगा और जायज़ है तो आपको देना पड़ेगा। सर कॉस्ट कटिंग में हम बात कर रहे थे, हाँ। तो हमने आहार के लिए, फिर अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उसके लिए है बात उसके लिए की। बात कर लिए। और जहाँ तक लेबर की कॉस्ट की बात है, उसमें जो आपने बोला कि भाई आज की तारीख में सहयोगी नहीं मिलते हैं या सहयोगियों के, तो मेरा मानना ऐसा है कि भाई पहले आप उसकी ज़रूरत समझ लीजिए। अगर जायज़ है तो उसको आप जो है वो करवाइए उपलब्ध, और नाजायज़ है तो फिर जो है आपको खुद को जो है एक बार लगना पड़ेगा इसमें कि भाई नहीं मैं करता हूँ, तो आप कर सकते हैं। वैसे इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या नहीं है। देखिए, है तो इंसान ही सामने वाला भी। थोड़ा बहुत अभी के जो हवा में थोड़ा सा समस्या है, उसमें ये है कि कुछ एडजस्ट वो करेगा, कुछ आप करिए। उसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हम गाड़ी में स्टेपनी रखते हैं, वैसे स्टेपनी, अगर आपका काम बड़ा हो गया तो आपको स्टेपनी रखनी चाहिए। स्टेपनी यानी एक एक्स्ट्रा रखिए आप। एक एक्स्ट्रा रख। हाँ, मिसलेनियस बहुत सारे काम होते हैं, वो उससे निकल सकते हैं। दूसरा, मिल्किंग में जो है, क्योंकि अब हम अगर बात करें वो 100 गायों वाले, तो मिल्किंग पार्लर मस्ट है। अच्छा, हाथ से निकालने वाली पद्धति नहीं। कई बार बोलते हैं देसी गांव में मिल्किंग पार्लर सक्सेस नहीं है सर। मैं तो 2006 से कर रहा हूँ, हम्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, आम धारणा क्या है कि आम किसान को जो हमारे देश में समझा दिया गया है कि वो मशीन लगा देते हैं तो मशीन अंदर से खून निकाल खून लेती निकाल है। लेती है, सबसे बड़ा। ऐसा नहीं है। दूध निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पर मिल्क वेन है, जब हम यूँ दबाते हैं तो उसमें से जो है दूध बाहर आता है धार की तरह, फिर रिलीज करते हैं, फिर आता है। इसी तरह मशीन भी काम करती है। वो जो धार बाहर आ रही है वो पाइप में हवा के थ्रू जो है वेसल में जा रही है, कंटेनर में जा रही है। इसके बाद जो उसकी सफाई होनी चाहिए, धुलाई होनी चाहिए, वो प्रॉपर होनी चाहिए। वो जब नहीं होती है तब आपको ये समस्या आती है। और हम क्या सोचते, क्यों? क्योंकि उस पाइपलाइन में बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है तो जैसे टीट का मुंह खुला और बैक्टीरिया अंदर, और वो वहाँ अंदर जाके इन्फेक्शन करेगा। आम किसान या आम आदमी जिसको बेचारे को पता नहीं है, वो ये सोचता है कि ये मशीन की वजह से होगी। वो ये नहीं देखता है कि मैंने सुबह जब दूध निकाला था उसके बाद में मुझे इसको गर्म पानी से इस पाइपलाइन को अच्छे से धोना चाहिए था। वो अगर धोएगा तो मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। मेरे साथ नहीं आ रही है ना। अच्छा, हाँ, मैं तो सन 2006 से कर रहा हूँ मिल्किंग पार्लर। मिल्किंग मशीन से। अभी पार्लर लगा दिया है, तो ऐसा नहीं है। उससे कॉस्ट भी कम होती है और जो है हाइजीनिटी भी मेंटेन होती है। और फिर उसके बाद जो है आपको जो है गाय को परेशानी भी कम होती है। क्योंकि देखिए, आदमी जब निकालता है तो उसका हर टाइम मूड एक जैसा ऐसा जरूरी नहीं है। रवि जी, एक हम जब कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, सारा सब कुछ, एक छोटा सा प्रश्न ये है कि कई बार हम बछड़ियाँ बेचते हैं, उससे भी कुछ रिकवरी होती है। हाँ। और बेचनी चाहिए अच्छी नस्ल की। एक उसमें प्रश्न आता है कि एक बछड़ी तैयार होती है लगभग 3 साल में, वो बच्चा देती है। 3 साल में जब उसकी फीडिंग ही कॉस्ट हम देखें तो लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए बिल्कुल आती वो खा जाती है। बिल्कुल। 1.25 लाख रुपए की बछड़ी, वो ठीक है 1, 2, 4, जैसे आपने बोला कि 20 लीटर की कुछ गाय होंगी, लेकिन एवरेज हम नहीं मान सकते। 1.25 लाख 1.5 लाख की एक बछड़ी का रेट देने वाला कौन है? वो कैसे यहाँ मार आदमी खा जाता है? देखिए, अभी हमने जब कॉस्टिंग पकड़ी है तो हमने पर लीटर कॉस्टिंग पकड़ी है। 42 रुपये लीटर की जो कॉस्ट पकड़ी है, फीड कॉस्ट, उसमें मैंने पूरे आपका फार्म का खाने का खर्चा पकड़ा है। सिर्फ वो जो दूध देने वाली गई है उनका नहीं पकड़ा है। अच्छा, तो उसमें वो बछड़ियाँ आ गई है आ गई। उनके, तो आपने वो कॉस्टिंग में पहले ही पकड़ चुके हैं आप। ठीक है।
अब जब उसने बच्चा दे दिया तो मैं ये बोलता हूँ कि उसके अगर 7.5 एवरेज दिया, आप ये मान के चलिए कि एक ब्यात में एक लैक्टेशन पीरियड में वो आपको 2600 लीटर दूध कम से कम आपके हाथ में दे देगी, अगर ठीक आपने वो किया। बच्चा छोड़कर। हाँ, बच्चे को पिलाने के बाद 2600 लीटर दूध अगर आपको दिया और आपका दूध जो है 90 रुपये लीटर बिका, तो 9×6 = 54 और 9 दूनी 18, मतलब 1,85,000 का दूध वो एक ब्यात में आपको दे देती है। 90 बिकना ही चाहिए तभी हो पाए। कॉस्ट तो यही है, बाकी तो आप उड़ाओ या फेंको तो वो आपकी मर्जी है। क्या किसी को भी गौ सेवा में उतरना है तो एक्चुअल कॉस्ट तो यही है। पीने वाले को भी सोचना चाहिए कि मैं जो पी रहा हूं, अगर मेरे को एक्चुअल पीना है तो 90 रुपये तो देना पड़ेगा। वो दूध ही पी रहा हूँ और दूध ही पी रहा हूँ, सफेद पानी नहीं पी रहा हूँ, अडल्ट्रेटेड नहीं पी रहा हूँ। बहुत और उसका अधिकार है। मैं आपके मन से वापस एक बात बोलना चाहूंगा कि कस्टमर का अधिकार है कि जहां से दूध आ रहा है किसी भी दिन जाकर अपने सामने निकलवा के लेके आवे, किसी भी दिन। असल में हमारे देश का किसान किस लिए परेशान हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, या युवा क्यों परेशान हो रहे हैं। यूट्यूब पे देख लेते हैं 15 लीटर 20 लीटर 18 लीटर की गाय, या यूट्यूब पे देख लेंगे कि दूध 200 रुपये लीटर बिकता है, या फिर यूट्यूब पे एक बहुत बड़ी चीज देख लेंगे कि घी 1 लाख रुपए लीटर। एक बड़ी है। मैं बोलता हूं कि 1 लाख रुपए लीटर बेचने वाले को की जिम्मेदारी बनती है कि मैंने इस 1 लाख रुपए लीटर वाले में ये चीज डाली है, मेरी कॉस्ट ये है। क्या जैसे आपके दवाइयों पे या इन पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, सिर्फ मैं ये बोल दूं कि इसमें महंगी महंगी जड़ी बूटी डलती है तो गलत है। क्या स्वर्ण भस्म कहां से डाल दिया तुमने? आपने जितने टेम्परेचर पे उसको पकाया है उतने टेम्परेचर पे तो जो है स्वर्ण भस्म पिघलती ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो मेरा युवा उसको देख करके, अरे यार उसका 1 लाख रुपए लीटर बिकता है, क्या तुम 50,000 तो बेच ही दूंगा। 50 नहीं 20,000 तो बिक ही जाएगा। क्या तो ये सब चीजें जो हमको परेशान करती है। मैं बोल दूं मैं तो 140 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, अरे मेरे यहाँ दूध तो हो रहा है जो है कुल 200 लीटर दिन का। 140 कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए भाई साहब 140 कंट्री के आप मेरे को नाम तो गिना दो। एक और ऐसे युवा है हाँ, जिनके पास कुल मिला के 5-6 गाय है, लेकिन वो 700 से 800 लीटर बेच रहे। मैंने गलती से उनके कमेंट पे लिख दिया था कि पीछे तो गाय जो है जर्सी दिख रही है, आप A2 बिलोना घी बोल रहे हैं, बोले आप क्यों पंचायती लगा रहे हो? ठीक है भाई, पर ये मैं आपके मंच से इसलिए बोल रहा हूँ कि आज ग्राहक का अधिकार है जानना। जैसे आपका अधिकार है आपकी कॉस्ट का पड़ते का पैसा लेना, वैसे ग्राहक का अधिकार है कि जिस चीज़ के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ मुझे वो चीज़ मिल रही है। बिल्कुल। क्या और उन सभी YouTube देखने वाले बच्चों से या आने वाले आगे गौसेवा में जो उतरने वाले, या इसको डेयरी फार्मिंग बोल दूं मैं, उतरने वाले हर युवा से, हर बिजनेसमैन से, हर व्यक्ति से मैं गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल भ्रमित ना हो। क्या आपके घी की कॉस्ट यदि आप 2200 से 2400 रुपये लीटर बेच रहे हैं और आपकी छाछ बिक रही है तो आप बिल्कुल रीजनेबल कॉस्ट ले रहे हैं और इतने में ही बेचें। बिल्कुल। क्या ग्राहक को भी सही रेट में मिलेगा, आपका भी प्रोडक्ट बिकेगा, क्या और गौ सेवा भी प्रॉपर होती रहेगी। मैं 1 लाख रुपए लीटर घी बेचने वाले जो भी यूट्यूब पे डालते हैं मैं बिल्कुल गलत है। बहुत बिल्कुल दूध की कैलकुलेशन, हाँ, घी की कैलकुलेशन भी आपने बिल्कुल सही बताए। रवि जी, एक जाते जाते बात कि सक्सेस की स्टोरियां तो बहुत हमने सुनी हैं, फेलियर के लिए ये काम नहीं करना है, ऐसे कुछ टिप्स 2-3-4 आप बताइए। ये काम बिल्कुल नहीं करना है, आपको जैसे कुछ बताया ये काम करना है, बिल्कुल नहीं करने वाला। बिल्कुल नहीं करने वाला, सबसे पहले तो आपको इस फील्ड में अगर उतरना है, आपने मार्केट सर्वे नहीं किया है तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, मार्केट सर्वे आपका होना जरूरी है। बिल्कुल। आप एक ही नस्ल की गाय रखें, 2 नस्ल की तो आपके पास 300, 400, 500 हो जाए, तब आप अलग अलग बाड़ा बना लीजिए, वरना एक ही नस्ल वरना एक ही नस्ल रखिए।
तीसरा, गाय को खुद समझ के देख करके और फिर लाइए, किसी के बोलने के ऊपर या उसके विश्वास पे मत लाइए। बहुत अच्छा। नहीं तो हमारे भाव बदल जाते हैं। क्या गाय को आपने देख लिया कि हाँ भाई किसान के 8 लीटर 2 टाइम दूध दे रही है, क्या कुछ किसान तो ऐसे देखे हैं मैंने, मेरे अनुभव में आए हैं कि शाम को मैंने देखा कि यार इसने एकदम से पहुंच गया, गाय ने 5 लीटर दूध दिया, दूध तो ये 5 ही लीटर देती है। आज दिन में तो क्या ऐसा बछड़ा पी गया था ना, इसलिए आप सुबह देखना। और गलती से क्या है कि वो उसको ये पता नहीं है कि वो बाहर गाड़ी के पास ही बैठा है और मैं इसको शक्कर खिला रहा हूँ। शक्कर खिला दिया आधा किलो, सुबह जो है उसने दूध 7 लीटर दे दिया। तो आदमी को बहुत सचेत होके सावधान होके लाना चाहिए क्या। और अगर उसके पास डॉक्टर है साथ में तो पूरा चेकअप करवा के लेके आओ, ताकि क्या है कि बाद में उसको तकलीफ नहीं हो, आर्थिक वो नहीं हो। और ये सारी चीज़ अगर नहीं कर सकता है और वो ये सोचता है कि चलो अपने को कोई बात नहीं, बैकअप नहीं है, बैकअप है, अपन 2 साल सस्टेन कर लेंगे, 3 साल सस्टेन कर लेंगे, तो फिर उतर जाए। वरना वो इंतजार करे, थोड़ी ट्रेनिंग ले, फिर उसके बाद करे। जहाँ अब आपने जो एक बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया कि ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग के नाम पे जो लूट है ये भी गलत है। ट्रेनिंग कुछ नहीं है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। मैं बोल दूं ऐसे हाथ मारना और ऐसे पाँव मारना, तो पानी में उतरे बिना मार सकता है क्या? बिल्कुल क्या? तो ये ट्रेनिंग के नाम पे भी बहुत बड़ी लूट है। ट्रेनिंग कुछ नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आवे, अपना पेन पेपर लेके आवे, 2 घंटे में मैं उसको सारे प्रोटोकॉल लिखा के भेज दूंगा, उसके बाद उसको वो करना है, बस वो ट्रेनिंग है। बाकी 8,000 रुपये दे देना 3 दिन के। मैं बोलता हूँ ट्रेंड होना है तो सबसे पहले दूध निकालना सीख लेना, बस आप ट्रेंड हो। बहुत अच्छा। एक क्या संदेश लास्ट में आप देना चाहते हैं हमारे साथी जो इस फील्ड में अपना भविष्य तलाशते हैं, जो कृषि और डेयरी की ओर अपना फ्यूचर देखते हैं, और वो देखते हैं कि केवल पैसा ही नहीं तो समृद्धि, स्वास्थ्य दोनों को साथ लेकर और एक आत्मिक संतुष्टि का भाव भी क्योंकि इसका जुड़ा हुआ है, क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं इसमें जो मेरा मानना है और मेरा अनुभव कहता है, आने वाला समय इसी का है, कृषि का। क्योंकि हर आदमी को अब ये तो पता चल गया कोरोना काल से कि स्वच्छ और अच्छा खाने को चाहिए। आदमी कितने भी विज्ञान में चला जाए, क्या कि अब ये AI आ गया या फिर आगे और कुछ आ जाएगा, तो हो सकता है कि जो है सर्विसेज भी बहुत सारी कम होंगी, पर आदमी को खाने को तो चाहिएगा। बिजनेस का एक नियम है, डिमांड एंड सप्लाई। क्या डिमांड अगर ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो मार्जिन मिलेगा। डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो मार्जिन नहीं मिलेगा। तो आज की तारीख में खाना हर व्यक्ति चाहता है, उगाना कोई नहीं चाहता। तो इसलिए जो उगाएगा उसकी डिमांड रहेगी और उसकी कमाई होगी। आने वाला समय इसका है, युवा को उतरना चाहिए। ये काम कोई छोटा नहीं है। क्या गीता में भी जो है इसका बहुत बड़ा मतलब गौ सेवा और ये खेती, इसको बहुत महत्व दिया गया। ये कोई मतलब अभी क्या है कि हमारे पहले की जो पढ़ाई थी उसमें एक बहुत खराब बात लिखते थे। खराब इन द सेंस कहानियाँ जो होती थी, आपने क्या कभी किसी कहानी में ये पढ़ा है कि एक बहुत अमीर किसान था? बिल्कुल नहीं, किसान गरीब ही रहता। हाँ, तो बच्चे के मन में शुरू से ये बता दिया जाता है एक गरीब किसान था। तो पहले जब उसका गरीब किसान पढ़ा दिया गया तो बेचारा इसमें उतरेगा क्यों? जबकि आज के तारीख में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि लोग बाग जो है बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कृषि से बहुत अच्छा कमा रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात रवि अग्रवाल जी ने हमें बताई और निश्चित रूप से उनके जो जीवन का एक सार रूप में उन्होंने आज हमसे बातचीत की। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बातें, खर्चा कम कैसे करना, और बहुत सार गर्भित और स्पष्ट शब्दों में हमें गौपालन के कुछ रहस्यों को आपने उद्घाटन किया है। बहुत धन्यवाद रवि जी, आप आए हमारे स्टूडियो में और बहुत अच्छी बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों ने जो है मुझे इस मंच पे बुलाया अपनी बात कहने के लिए। बहुत